बुगला। Okay, so good afternoon students. गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, मतलब मैकेनिक्स का पेपर, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है ना, मैकेनिक्स। उसके डायनेमिक्स वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं आज। तो डायनेमिक्स वाले पार्ट में जो हमें पढ़ना है, ठीक है, उसमें पहले तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के सी पार्ट से, ठीक है, दैट मीन्स अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, इसमें हम लोग फर्स्ट सी और फर्स्ट डी, ये दो टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, तो इनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण पहला टॉपिक है, मतलब इसमें दो पार्ट है। तो पहला पार्ट है अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण। मतलब अरीय, मतलब अरीय को इंग्लिश में रेडियल कहते हैं, रेडियल, एंड अनुप्रस्थ को इंग्लिश में ट्रांसवर्स कहते हैं। ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशंस। देखो, तीन तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कोई किसी भी समतल में जब कोई कण गति करता है, कोई पार्टिकल है किसी समतल में, जब किसी प्लेन में जब मोशन में होता है, मूव करता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग इस टाइप से डिफाइन करते हैं। जैसे मैं पहले बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, बाकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये सब तो आप जानते ही होगे, फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये होता है एक्स और वाई, इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय निर्देशांक या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं, तो ये जैसे पार्टिकल है, यहाँ से चलना शुरू किया, किसी टी समय के पश्चात यहाँ पहुँच गया, पी पर पहुँच गया, ए से चलना शुरू कर रहा है, ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो कण है वो चल रहा है। तो जब एक्स वाई प्लेन में जब हम लोग होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसके गति का जो समीकरण होता है v बराबर, मान लो यहाँ से यहाँ तक में अगर इसने s डिस्टेंस कवर किया तो वेलोसिटी हो जाता है ds/dt। वेलोसिटी हो जाता है ds/dt। एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सीलरेशन को अगर हम लोग यहाँ पर f से डिनोट कर रहे हैं तो ये हो जाता है dv/dt।
एक्सेलरेशन को हम लोग कह देते हैं dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है ना। तो इसीलिए एक्सेलरेशन त्वरण बराबर हो गया dv बाई dt। ठीक है, तो ये समय के साथ यहाँ पर s भी x और y का फंक्शन होता है, और वेलोसिटी हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, ये सब x और y का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब x और y के फंक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ds बाई डी टी का मतलब हो जाता है रूट ऑफ dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग, ये कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम, और इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। ये हमें नहीं पढ़ना, कार्टेशियन सिस्टम नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण। तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर सिस्टम। आपको पता है ध्रुवीय निर्देशांक। इसमें ध्रुवीय निर्देशांक में क्या होता है, एक ओ होता है, ये x हो गया। ओ को हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ओ पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और ये जो OX है, इसको हम लोग प्रारंभिक रेखा कहते हैं या इनिशियल लाइन कहते हैं। प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो जो कण है इस तरह से इसमें मूव कर रहा है, मान लो ये पहुँच गया P पर, यहाँ पर है A पर। तो इस बिंदु को मिलाते हो, जब ऐसे मिला दिया, इस बिंदु को जब ऐसे मिला दिया, जैसे भी, तो ये बिंदु ऐसे हो गया, ये बिंदु ऐसे चला गया, है ना। तो ये जो एंगल है, ये पॉइंट मान लो A है, तो A पॉइंट पर ये एंगल थीटा है, तो ये बिंदु कहलाता है r कॉमा थीटा। ये लंबाई हो गई r। फिर यहाँ पर बिंदु पर गए तो यहाँ पर ये अब दूसरा पॉइंट हो गया, तो ऐसे। तो इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं रेडियल, रेडियस है ना, तो रेडियल डायरेक्शन, अरीय दिशा। और इसके लंबवत जो दिशा होती है वो अनुप्रस्थ दिशा। तो जब भी हम लोग बात करते हैं अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग की, तो इसका मतलब हम लोग होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें जो फंक्शन होता है, जो पॉइंट होता है, वो होता है, इसमें जो है, इसमें इक्वेशन क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स। इसमें इक्वेशन क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या है, इसमें है r बराबर एफ ऑफ थीटा। इसमें होता है r बराबर एफ ऑफ थीटा। तो जब भी अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग होता है, तो इनके लिए पहले आपको इनकी दिशा समझनी होगी। पहले आपको ये समझना होगा कि भाई इसमें इक्वेशन, इसमें समीकरण किस रूप में होता है। इसमें जो समीकरण होता है वो हमेशा ध्रुवीय निर्देशांक में होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। ठीक है बच्चों, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसे रखोगे, यहाँ पे देख लो, ये ध्रुव हो गया, पोल हो गया, ये प्रारंभिक रेखा हो गई, OX हो गई। अब इसके साथ किस तरह से कोण बनता है, किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, ये आप देखो। इसमें मान लो कि आप जो कण है वो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। मान लो ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q, P से Q तक गया। तो P बिंदु पर आप देखो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनी, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, ध्रुव से, जब आपने इनको मिलाया तो ये जो लंबाई है, इस बिंदु को हमने P कहा, तो OP की लंबाई जो है वो क्या हो गई, R। और प्रारंभिक रेखा के साथ OP जो कोण बना रहा है ये हो गया थीटा, मतलब एंगल POX बराबर हो गया थीटा। समझ गए, एंगल POX बराबर हो गया थीटा। तो और जो OP की दिशा है, OP की जो दिशा है, इसको हम लोग कहते हैं अरीय दिशा या रेडियल डायरेक्शन। अरीय दिशा या रेडियल डायरेक्शन, समझ गए, अरीय दिशा या
रेडियल डायरेक्शन। जो ओपी की दिशा है ये दिशा है अरीय दिशा। पी बिंदु पर ये अरीय दिशा हो गई। जो इसके अभिलंब होगा तो ये दिशा है अनुप्रस्थ दिशा या ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अनुप्रस्थ दिशा या ट्रांसवर्स डायरेक्शन। किसी भी बिंदु पर ये अरीय और अनुप्रस्थ दिशाएं हैं, रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन से। ठीक है, तो एक तो अरीय दिशा हो गई, दूसरी दिशा अनुप्रस्थ दिशा हो गई। रेडियल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो जब भी मूल बिंदु से, ओरिजिन से उस बिंदु को मिला दो, जो दिशा बनेगी वो अरीय दिशा कहलाएगी, आर की दिशा कहलाएगी। उसके लंबवत जो दिशा होगी, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो उनके लंबवत जो दिशा होगी वो अनुप्रस्थ दिशा कहलाएगी। उसी तरीके से अगर आप Q बिंदु पर निकालना चाहोगे तो O से Q को मिला दो। जो OQ की दिशा होगी वो Q बिंदु पर अरीय दिशा है, और OQ के लंबवत जो दिशा होगी वो Q बिंदु पर अनुप्रस्थ दिशा है। तो ये मतलब है अरीय एवं अनुप्रस्थ दिशा का। पहली बात तो समझ में आ गई आपके। उसके बाद अब अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग का मतलब क्या हुआ। हर बिंदु पर अपना वेग होगा, कण का अपना वेग होगा। मान लो P बिंदु पर जो भी वेग होता है वो हमेशा ही किसी भी बिंदु पर, जब किसी वक्र में आप चल रहे होते हो तो किसी भी बिंदु पर जो कण का वेग होता है वो हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। किसी भी बिंदु पर कण का जो वेग होता है वो सदैव ही स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। समझ गए? तो इसीलिए P बिंदु पर जो एक्चुअल वेलोसिटी है, जो वेग का जो जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग, वो हमेशा ही स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। अब वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। लाइट नहीं है क्या? ये क्या होगा? स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। अब एक्चुअल वेग जो है वो इसकी दिशा में है, तो इसका इस दिशा में जो घटक होगा, जो कंपोनेंट होगा, किसी भी एक वेक्टर का, किसी भी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश की दिशा में जो घटक होता है वो दैट कॉस थीटा होता है। ठीक है, उनके बीच का एंगल जो भी होगा उतना कॉस थीटा हो जाता है। समझ गए? उनके बीच का जो भी एंगल होगा उतना कॉस थीटा हो जाता है। इस एंगल को हम लोग नॉर्मली साई के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण को साई कहते हैं, और इनके बीच के कोण को हम लोग फाई कहते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। ठीक है, क्या क्या है? देखो, रेखाओं को समझ लो आप अच्छी तरीके से कि प्रारंभिक रेखा OX, प्रारंभिक रेखा OX तथा अरीय रेखा OP के मध्य का कोण। इसका नोटेशन क्या होता है? इनके बीच के कोण का नोटेशन थीटा। एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन OX एंड रेडियल लाइन OP इज इक्वल टू थीटा। प्रारंभिक रेखा और अरीय रेखा के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक रेखा कौन सी है? प्रारंभिक रेखा OX तथा स्पर्श रेखा कौन सी रेखा है? मान लो इसको कुछ नाम दे देता हूं, OT या PT। स्पर्श रेखा PT के मध्य का कोण, प्रारंभिक रेखा OX तथा स्पर्श रेखा PT के मध्य का कोण क्या होता है? साई। इसका नाम है साई। स्टैंडर्ड नोटेशन है थीटा, साई एंड फाई। तो यहाँ क्या हुआ? एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टेंजेंट।
ठीक है, इनिशियल लाइन एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टेंजेंट। तो इन दोनों के मध्य का कोण हुआ साई। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं, लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं। प्रारंभिक रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य का कोण हुआ साई। नो सर, यस सर। चलो ठीक है, जिसने नो सर कहा है जल्दी से लिख लो, उसके बाद फिर मिटा देता हूं, है ना। या स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आराम से घर पे बैठकर लिख सकते हो। यस सर, लिख लिया, अब मिटा दूं। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हो कि इनके मध्य का कोण हो गया साई, एवं तीसरा क्या है कि अरीय रेखा एवं एक रेखा हो गई अरीय रेखा कौन सी है, ओपी, एवं स्पर्श रेखा कौन सी है, पीटी के मध्य का कोण। ठीक है, एंगल बिटवीन रेडियल लाइन एंड टेंजेंट इज इक्वल टू फाई। इन दोनों के मध्य का कोण, अरीय रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य का कोण क्या होता है, फाई। क्लियरली, मतलब क्लियरली को हिंदी में क्या लिखते हैं, स्पष्टतः आप देख सकते हो कि थीटा प्लस फाई बराबर साई होता है। हमेशा ही थीटा प्लस फाई हमेशा साई के बराबर होता है ना, कि एक बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। साई हमेशा थीटा जोड़ फाई के बराबर होगा। तो कोई भी जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, वो सुदूर अंतः कोणों के योग के समान होता है। तो इसीलिए साई बराबर थीटा प्लस फाई हो गया। स्पष्टतः साई बराबर थीटा प्लस फाई। ये नोटेशंस होते हैं। अरीय दिशा समझ गए, और जो अरीय के लंबवत होता है वो अभिलंब दिशा होता है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसी सदिश ए का अन्य सदिश बी की दिशा में घटक, कंपोनेंट या प्रक्षेप, कुछ भी बोल सकते हो, घटक या प्रक्षेप जो होता है वो होता है a cos थीटा। प्रक्षेप की जो लंबाई होती है वो होती है a cos थीटा, जहां, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, या a वेक्टर डॉट b वेक्टर का यूनिट वेक्टर, a डॉट बी कैप या a cos थीटा, जहां थीटा a तथा b के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है। ठीक है, इसको लिख लो कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर a in the direction of वेक्टर b, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, ठीक है,
बी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा या ए वेक्टर डॉट बी कैप। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का आप जानते ही होगे। सो ए वेक्टर डॉट बी कैप वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। समझ गए? तो ये हुआ कॉन्सेप्ट इसका। अब क्लियरली देख सकते हो हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल फाई है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी फाई ही है। ये दोनों तो अपोजिट एंगल है ना? तो इन दोनों के बीच का एंगल फाई है, और फाई का अरीय दिशा में क्या होगा, फाई का अरीय दिशा में होगा। इसीलिए अरीय वेग क्या होता है, अरीय वेग बराबर v cos फाई तथा अनुप्रस्थ वेग बराबर अनुप्रस्थ वेग बराबर, देखो अगर इसका इसके साथ कोण फाई है तो इसका इसके साथ कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस फाई। और इस पर जब प्रक्षेप लिखोगे लोगे इसका, तो v cos 90 डिग्री माइनस फाई, cos 90 डिग्री माइनस फाई बराबर होता है साइन फाई। तो इसीलिए ये हो जाएगा v साइन फाई। एक हो जाएगा v cos फाई, अरीय वेग हो गया v cos फाई, अनुप्रस्थ वेग हो गया v साइन फाई। ठीक है? ये अगर रिजल्टेंट वेग, अगर परिणामी वेग पता हो और ये इन दोनों के बीच का एंगल आप निकाल पाओ, तो आप इस सूत्र से आप v cos फाई और v साइन फाई बना सकते हो। ठीक है? इस सूत्र से आप v cos फाई और v साइन फाई ले सकते हो। आई बात समझ में? ये परिणामी वेग हो गया, स्पर्श रेखा का वेग, स्पर्श रेखा की दिशा में, अरीय दिशा में और उसके लंबवत अनुप्रस्थ दिशा में उसके जो घटक होंगे वो v cos फाई और v साइन फाई हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों स्पर्श रेखा और अरीय दिशा के मध्य का कोण है फाई, स्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ दिशा के मध्य का कोण है 90 डिग्री माइनस फाई। राइट हैंड साइड मिटा दूं, राइट हैंड साइड मिटा दूं। यस सर, चलो ओके। अब हम लोग इसे डिराइव करते हैं, अरीय वेग का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है? अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है? अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। तो क्या होता है कि वही फिर से हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम, ये O हो गया पोल, ये OX प्रारंभिक रेखा हो गई, ये प्रारंभिक रेखा हो गई। मान लो हम लोग इस तरीके से चलना शुरू करते हैं, ये बिंदु हो गई P, ये बिंदु हो गया P, तो इन दोनों को मिला दिया, ये OP हो गया।
है ना। ये P बिंदु पर अरीय दिशा हो गई। मान लो डेल्टा T समय के बाद हम लोग ये कण पहुंच जाता है Q बिंदु पर। डेल्टा T समय के बाद कण पहुंच जाता है Q बिंदु पर। तो Q बिंदु पर अरीय दिशा हो गई, ओरिजिन से मूल बिंदु से उसको मिला दिया, तो Q बिंदु पर अरीय दिशा हो गई ये वाली, है ना। Q बिंदु पर अरीय दिशा हो गई ये वाली। हम लोगों ने इसको भी बढ़ा दिया आगे और यहाँ से इस पर लंब डाल दिया, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया, Q बिंदु से इस पर लंब डाल दिया। ये हो गया M। ठीक है। मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है, छोटा सा एंगल है डेल्टा थीटा, थीटा और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो डेल्टा थीटा। ये बिंदु हो गया R कॉमा थीटा, मतलब ये लंबाई OP बराबर R है और OQ बराबर R प्लस डेल्टा R है। सो Q बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? Q बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हो गए Q R प्लस डेल्टा R कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। डेल्टा T समय के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो ये इसका डायग्राम हो गया। P बिंदु पर कहीं पर थे, T समय पर हम लोग P बिंदु पर थे, थोड़ा सा डेल्टा T समय के बाद हम लोग Q बिंदु पर आ गए, डेल्टा T समय के बाद हम लोग Q बिंदु पर आ गए। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसको जो डायग्राम बनाया है इसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखो, माना कि गतिशील कण के समतल में स्थिर बिंदु फिक्स्ड पॉइंट या ध्रुव स्थिर बिंदु O है तथा प्रारंभिक रेखा एक OX है। ठीक है, माना कि गतिशील कण के समतल में प्रारंभिक बिंदु समतल में स्थिर बिंदु O है तथा प्रारंभिक रेखा OX है। let O be the fixed point, let O be the fixed point and OX be the initial line. Let O be the fixed point and OX be the initial line. Let O be the fixed point and OX be the initial line. OX be the initial line in the plane of moving particle. In the plane of moving particle. ठीक है, in the plane of moving particle. In the plane of moving particle. इंग्लिश में लिख दूं और हिंदी में डिक्टेट कर दूं, तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी। जब आप लोग चाहते हो कि इंग्लिश में लिखूं और हिंदी में डिक्टेट करूं? हाँ सर, हाँ सर, नो सर, हिंदी में सही है। एक सेकंड, ओंकार सर क्या करते थे? इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वही कर देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ और हिंदी में बोल देता हूँ। चलो ये वाला प्रूफ तो अब लिख लो, बीच में हिंदी इंग्लिश क्या करूँ। ठीक है, ये मिटा दूं लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं। नो सर, हमें इशू आता है। देखो, मैं ओंकार सर के पद चिन्हों पे चल लेता हूँ। जैसा एक बार ओंकार सर से मैं डिस्कस कर लूँगा कैसे पढ़ाते हैं, वैसे ही मैं भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर सिर्फ हिंदी हो तो सिर्फ हिंदी, सिर्फ इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश, हिंदी में लिखना इंग्लिश में बोलना वो, इंग्लिश में लिखना हिंदी में बोलना तो वो।
अच्छा, चलो, माना कि गतिशील कण के समतल में स्थिर बिंदु O है तथा प्रारंभिक रेखा OX है। ठीक है, माना कि T समय पर कण की स्थिति P R कॉमा थीटा है तथा T प्लस डेल्टा टी, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर T प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति T प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति Q पर पहुंच गया कण, मतलब R प्लस डेल्टा R कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। R प्लस डेल्टा R कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। So let the position of the particle at time t and t plus delta t, let the position of the particle, या ऐसे लिख लो, जितनी देर में तो 4 बार मैं बोलता हूँ तो लिख दूंगा। लेट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम at t and t plus delta t time are p r comma theta and q r plus delta r comma theta plus delta theta respectively, थीटा प्लस डेल्टा थीटा रेस्पेक्टिवली। सो पी पॉइंट पर जो पार्टिकल का पोजीशन है पी आर कॉमा थीटा है, क्यू पॉइंट पर पार्टिकल का पोजीशन आर प्लस डेल्टा आर कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। सो इन दोनों पॉइंट्स पर इनके जो पोजीशन है वो इस तरीके से दिए गए। ठीक है, सो अतः डेल्टा टी समय अंतराल में कण का विस्थापन डेल्टा टी समय अंतराल में जो कण का विस्थापन है वो क्या है, जीवा पी क्यू है। जीवा पी क्यू है। ये जीवा नहीं, ये चाप है। जीवा कौन सी है, ये। ठीक है, विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। किस पाथ से जा रहे हो इससे मैटर नहीं करता। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज code PQ। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज कोड PQ। ठीक है, वो कोड PQ है। ठीक है, ठीक है। अब बिंदु Q से OP पर डाला गया लंब QM है। ठीक है, नाउ द परपेंडिकुलर, या लेट now QM is the perpendicular drawn from
परपेंडिकुलर ऑन, ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर ऑन, कौन सी लाइन है, ओपी, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू बिंदु से उस पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो है क्यू एम। ठीक है, वो क्यू एम है, समझ गए, वो हो गया क्यू एम। अब आप देख सकते हो ये दो चीजें हैं, देख लो, ये टोटल विस्थापन है इतना, ठीक है, पी क्यू टोटल विस्थापन है। अब ये ट्रायंगल को देखो तो इस ट्रायंगल में आपको दिखेगा कि पी बिंदु पर अरीय दिशा में विस्थापन कितना हुआ, पी बिंदु पर, पॉइंट पी पर रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, पीएम, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहो तो आप यहीं पे इस पे अरीय अनुप्रस्थ दिशा बना लो, ये ओ एन बना लो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। तो अनुप्रस्थ दिशा में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में विस्थापन कितना हुआ, क्यू एम। ठीक है, टोटल विस्थापन कितना हुआ, पी क्यू, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, पी क्यू। इस दिशा में, अरीय दिशा में विस्थापन कितना है, पी एम, और अनुप्रस्थ दिशा, उसके लंबवत दिशा में विस्थापन कितना है, क्यू एम। देख सकते हो टोटल विस्थापन है पी से लेकर क्यू तक गया डेल्टा टी समय अंतराल में। अरीय दिशा में विस्थापन कितना हुआ, पी एम, अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन कितना हुआ, क्यू एम। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हो। मिटा दूं राइट हैंड साइड में ऊपर वाला पार्ट, राइट हैंड साइड में ऊपर वाला पार्ट मिटा दूं। हाँ बच्चों, यस। अब आप देख सकते हो यहां पे, अब आप इसमें देख सकते हो इस चीज को कि अतः पी बिंदु पर अरीय दिशा में विस्थापन कितना है, विस्थापन पीएम, अरीय दिशा कौन सी दिशा होती है, ओपी की दिशा। तो इस दिशा में कहां से कहां तक चला गया, टोटल पी से क्यू तक गया, अरीय दिशा में पी से एम तक गया, सो पीएम, तथा अनुप्रस्थ दिशा में, उसके लंबवत दिशा में विस्थापन है क्यूएम, तथा अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन का घटक क्यूएम है। ठीक है, सो component of displacement, components of displacement, components of displacement in radial and transverse directions are PM and QM respectively। इन डायरेक्शन में, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, पीएम एंड क्यूएम। रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हो गए डिस्प्लेसमेंट के, पीएम एंड क्यूएम। आगे बात समझ में, पीएम एंड क्यूएम उनके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब माना कि u अरीय वेग एवं v
अनुप्रस्थ वेग है। ठीक है, माना कि अरीय वेग का नाम u दे दिया, अनुप्रस्थ वेग का नाम v दे दिया। सो लेट u बी द रेडियल वेलोसिटी एंड v बी द ट्रांसवर्स वेलोसिटी। Let u be the radial velocity and v be the transverse velocity. u radial velocity मान लिया and v transverse velocity मान लिया। Let u be the radial velocity and v be the transverse velocity। ठीक है, लिख लिया, मिटा दूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं। अरे आपकी क्लास 45 मिनट तक की होती है? मिटा दूं लेफ्ट हैंड साइड? यस सर। इसीलिए u क्या हो जाएगा, देयरफॉर u बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो। अरीय वेग क्या होगा? अरीय वेग का मतलब है अरीय दिशा में विस्थापन बटा समय। ठीक है, अरीय दिशा में अरीय वेग मतलब अरीय विस्थापन बटा समय, अनुप्रस्थ वेग का मतलब अनुप्रस्थ विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग करते हैं। तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल्टा t अंतराल में, समय अंतराल में OP की दिशा में, OP की दिशा में विस्थापन, यही मतलब हुआ विस्थापन। अरीय दिशा कौन सी दिशा है? OP की दिशा। OP की दिशा में विस्थापन बटा डेल्टा t। ठीक है, सो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ OP। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ OP इन डेल्टा t टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ OP इन डेल्टा t टाइम इंटरवल, इन डेल्टा t टाइम इंटरवल अपॉन डेल्टा t, अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब कि लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो। ठीक है, ये कितना है? अरीय दिशा में विस्थापन कितना है? pm, pm बटा डेल्टा t, pm बटा डेल्टा t, इतना ही हो गया, pm बटा डेल्टा t, है ना। और pm कितना है? pm बराबर है, pm बराबर है, इस pm की लंबाई को आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, pm का मतलब om माइनस OP बटा डेल्टा t। om कहाँ से कहाँ तक? पूरी लंबाई हो गई om और ये लंबाई हो गई OP। अब देखो om बराबर कितना है? सो लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, om बराबर देखो om, इसका मतलब OQ
और इस ट्रायंगल में देखो क्यू एम पी में, तो ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। सो क्या हम लोग ओ एम को ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा बोल सकते हैं? ओ एम को हम लोग ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा बोल सकते हैं, डेल्टा थीटा सॉरी कॉस डेल्टा थीटा बोल सकते हैं। माइनस ओपी तो आर के बराबर है ही, ओपी तो आर के बराबर है बटा डेल्टा टी। ये बात समझ में आई कि भाई ओ एम बराबर, ये बात आप समझ गए होंगे कि ओ एम बराबर ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा क्यों हुआ। देख लो, ये है ओ क्यू, ये है ओ क्यू, मान लो ये ओ क्यू है, ये ओ क्यू है, और ये है ओ पी, ये मान लो ओ पी था, इसी बिंदु से गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जो लंब डाला, ये Q से यहाँ पर OP वाली लाइन पे P यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा, तो ये जो लंब डाला वो लंब क्या है, M है। ऐसा ही फिगर बन रहा है। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है, इन दोनों के बीच का कोण है डेल्टा थीटा। सो ये कोण है डेल्टा थीटा, समझ गए। ये अभिलंब है, ये लंब है। ये OQ की लंबाई कितनी है, R प्लस डेल्टा R। तो देख लो कि ये अगर कर्ण जो है, ठीक है, एच जो है वो आर प्लस डेल्टा आर है, एंगल डेल्टा थीटा है, तो बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा, इससे आप ये कह सकते हो ना कि भाई ओ एम बराबर हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर या ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा, और क्यू एम जो होगा, क्यू एम जो होगा वो होगा आर प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा। इस डायग्राम से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। कौन से ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ एम क्यू, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम क्यू। इस त्रिभुज से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इसी त्रिभुज को यहाँ पे बनाया गया ओ एम क्यू को, और देखा गया ये एंगल डेल्टा थीटा, विकर्ण की लंबाई आर प्लस डेल्टा आर है, तो आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। तो इस तरीके से ओ एम और क्यू एम का मान निकाला जा सकता है। ये मान आप निकाल लोगे, उसके बाद तो बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद तो बस आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो। ओ क्यू क्या है, बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ओ क्यू है आर प्लस डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर बटा डेल्टा टी, बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, कॉस डेल्टा थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आर प्लस डेल्टा आर इंटू 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल जोड़ डेल्टा थीटा की पावर 4 बटा 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 माइनस आर बटा डेल्टा थीटा, डेल्टा टी। ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम लोग इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अब रही नहीं, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो इसीलिए इस डायग्राम को अब मिटा देता हूं मैं, ठीक है। बहुत पहले बना लिया होगा ये डायग्राम आपने। अब देख सकते हो कि डेल्टा थीटा के, ठीक है, उच्चतर घातों को नगण्य मानने पर, उच्चतर घातों को नगण्य मानने पर, क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो इसके घातों को नगण्य मानने पर, ठीक है, बाई टेकिंग या बाई अज्यूमिंग, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, बेटर वर्ड है बाई नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ
डेल्टा थीटा, ठीक है, बाय नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा के उच्चतर घातों को नगण्य मानने पर। देखो ये हायर पावर वाले नेग्लिजिबल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू 1 ही रह जाएगा, ये माइनस आर बटा डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बटा डेल्टा टी बराबर डी आर बटा डी टी। इसको हम लोग आर डॉट भी कहते हैं। आर डॉट का मतलब हुआ कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसीलिए अरीय वेग बराबर रेडियल वेलोसिटी बराबर आर डॉट। आर डॉट का मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी। अरीय वेग का सूत्र क्या हो गया? आर डॉट। अरीय वेग हो गया आर डॉट। समझ में आई बात? अरीय वेग हो गया आर डॉट। अरीय वेग हो गया यहां पे आर डॉट। रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर डॉट। आप देख रहे हो जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा होगा, इसलिए उसके हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिया। डेल्टा टी बहुत छोटा होगा। आप खुद सोचो ना कि मान लो आपका जो पार्टिकल है, जो कण है, पी बिंदु पर यहाँ पर है। अब अगर आपने बहुत डेल्टा टी बहुत छोटा लिया तो क्यू तो बहुत छोटा होगा, उसके आसपास में ही होगा। और जब पी और क्यू आसपास में होंगे, बिल्कुल ही पास में होंगे, तो फिर डेल्टा थीटा भी, ठीक है, वो भी 0 की तरफ ही टेंड करेगा। तो इसीलिए जब P और Q बिल्कुल ही पास में होंगे तो ओरिजिन पर बनाए गए उनके जो कोण होंगे, प्रारंभिक रेखा पर बनाए गए कोण भी होंगे, वो भी बिल्कुल पास में होंगे। तो उनके बीच का अंतर जो डेल्टा थीटा है वो भी बहुत छोटा होगा, वो भी 0 की तरफ टेंड करेगा। समझ में आई बात? अगला है ये अरीय वेग हो गया। लास्ट छोटा सा है अनुप्रस्थ वेग, वो भी देख ही लो ताकि ये कंप्लीट हो जाए डेरिवेशन। सो इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार अनुप्रस्थ वेग v क्या होगा? अनुप्रस्थ वेग मतलब अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन। v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अनुप्रस्थ दिशा में या P बिंदु पर, ठीक है, डेल्टा टी समय अंतराल में अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन। डेल्टा टी अंतराल में, डेल्टा टी अंतराल में अनुप्रस्थ दिशा या ओपी की लंबवत दिशा में विस्थापन। लंबवत दिशा में विस्थापन बटा डेल्टा टी, ठीक है। ये मतलब हुआ उसके लंबवत दिशा में। अनुप्रस्थ दिशा का मतलब अरीय दिशा की लंबवत दिशा। सो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओपी इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओपी इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओपी इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। इसीलिए v बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। बताओ इसके लंबवत दिशा में विस्थापन कितना आया था? qm आया था। इधर से pm आया था, उधर से qm आया था। qm बटा डेल्टा टी, qm बटा डेल्टा टी का मतलब हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। qm कितना है? r प्लस डेल्टा r इंटू r प्लस डेल्टा r इंटू साइन डेल्टा थीटा, r प्लस डेल्टा r इंटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी।
विच इज इक्वल टू देख सकते हो लिमिट, या तो आप चाहो तो साइन में चेंज कर दो, साइन को एक्सपेंड कर दो, जैसे करना चाहो, जैसे चलो ठीक है जैसे बुक में वैसे ही कर देता हूँ, अदरवाइज डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते तब भी आ जाता। तो खैर ये ऐसे हो जाएगा, या डायरेक्ट ही कर देता हूँ, क्यों करूँ इतना, r प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि जब डेल्टा टी जीरो की तरफ टेंड करेगा तब व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन डेल्टा थीटा भी जीरो की तरफ टेंड करेगा एंड तथा डेल्टा आर भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि जब डेल्टा टी जीरो की तरफ टेंड करेगा तो बिंदु Q बिंदु P की तरफ टेंड करेगा, और जब बिंदु Q बिंदु P की तरफ टेंड करेगा तो ना तो R में कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा और ना ही थीटा में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो तो R प्लस डेल्टा आर कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा बिंदु R कॉमा थीटा की तरफ आएगा, मतलब डेल्टा आर भी छोटा होता जाएगा और डेल्टा थीटा भी छोटा होता जाएगा। तो इसी कारण से जब डेल्टा टी जीरो की तरफ टेंड करेगा तो डेल्टा आर और डेल्टा थीटा दोनों ही जीरो की तरफ टेंड करेंगे, और इसीलिए ये जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इस लिमिट का मान हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 1, क्योंकि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स बराबर 1 होता है, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स बराबर 1 होता है, तो इस कारण से लिमिट डेल्टा थीटा बटा डेल्टा थीटा बराबर 1 होगा। डेल्टा थीटा भी तो जीरो की तरफ ही जा रहा है, तो इसीलिए ऐसा हो गया, और ये बन गया इसीलिए v बराबर r इंटू थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी को हम लोग कहते हैं r इंटू थीटा डॉट। अतः अनुप्रस्थ वेग क्या हो गया? अतः अनुप्रस्थ वेग हो गया, अनुप्रस्थ वेग हो गया आर थीटा डॉट। तो ये डेरिवेशन है इसका। इससे दो फॉर्मूले आपको मिले, अरीय वेग बराबर आर डॉट, रेडियल वेलोसिटी बराबर आर डॉट, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी अनुप्रस्थ वेग बराबर आर थीटा डॉट। डॉट का मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इससे आपने ये डेरिवेशन किया, आर अरीय वेग रेडियल वेलोसिटी बराबर आर डॉट, अनुप्रस्थ वेग ट्रांसवर्स वेलोसिटी बराबर आर थीटा डॉट। ठीक है, तो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। समझ गए डेरिवेशन? समझ में आया है डेरिवेशन? कोई दिक्कत है? कोई बात समझ में नहीं आई, कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो तो पूछ सकते हो। हाँ बच्चों, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो? सर बस इंग्लिश का थोड़ा, अच्छा इंग्लिश का थोड़ा देखते हैं, कल वाला डेरिवेशन इंग्लिश में कर लेंगे, अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण वाला डेरिवेशन इंग्लिश में कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।